हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम धर्म सिंह है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विराट गुरुकुल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आप सभी के लिए कई सारी महत्वपूर्ण क्लासेस लेके आए हैं जो हर एक कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। स्पेशली उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए हमने आपकी बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं और यकीन मानिएगा आप कि इन फ्यूचर में आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा और विश्व का भूगोल भी पढ़ाऊंगा और आज मैं थोड़ा सा विश्व के भूगोल का एक सामान्य परिचय आपको देना चाह रहा हूं। तो बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान रखना है और साथ साथ चलना है और साथ साथ जब हम पढ़ा के हटें तो आप कमेंट्स भी करिएगा ताकि हमें एक फीडबैक मिल सके, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और साथ में और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। बहरहाल, हम विश्व के भूगोल एक परिचय से शुरू करते हैं और देखेंगे सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा भूगोल की शाखाएं। अब वैसे तो भूगोल की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन हम इनमें से खास जो शाखाएं हैं वो आपको पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि भूगोल कई तरह का होता है, जैसे कि आर्थिक भूगोल होता है, जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल होता है और जैसे कि राजनीतिक भूगोल होता है। भूगोल की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं और किस किस शाखाओं में क्या क्या काम होता है वो सब बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं, जैसे आपको पता है कि 38 डिग्री किन देशों के बीच है, 17 डिग्री किन देशों के बीच है, 149 किसके बीच है, ये सब के सब इस चैप्टर के थ्रू पढ़ाएंगे। और विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्राएं। आप अगर देखते हो तो ये जो यूपीएसआई है और जो यूपी जो कांस्टेबल का या किसी भी पुलिस का एग्जाम होता है, उसमें ये बहुत ही प्रमुखता से पूछा जाता है। ये चैप्टर प्रश्न कम से कम 2 गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आते हैं और आए भी हैं, 2 से 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके साथ हम आगे चलेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है खगोल की, यानी कि एस्ट्रोनॉमी। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य, चंद्रमा, सौरमंडल और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, ये सब टॉपिक हम डे टू डे कराएंगे। जैसे अगर हम कहें एक दिन में हमने ब्रह्मांड कराया, फिर आपको ये करा, और इस तरह से जैसे ये 3 टॉपिक्स हमारे हुए, इन पर हम प्रश्न लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए और प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको सभी। और साथ में जो विगत वर्षों के जो प्रश्न है जो सभी कंपटीशंस में आए हुए हैं वो प्रैक्टिस कराई जाएगी। हर 3 चैप्टर्स के बाद हम ऐसा करेंगे। जैसे एक ग्रुप हमारा ये हो गया है और अगला ग्रुप हमारा ये हो गया है दोस्तों। तो बच्चों, एक बार आप मन लगा के मेहनत कर लो और फिर एक मेहनत का जो फल है वो पूरी जिंदगी आपको आराम देगा। तो मेरी सलाह है आपको, आप पूरे मनोयोग से हमारी क्लास के साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अपना भौतिक भूगोल आएगा। इसमें हमारे स्थलमंडल है, हम सभी मैदान पढ़ेंगे, उसमें पहाड़ पढ़ेंगे, उसके अंदर जितने भी जो पृथ्वी के अंदर जो लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सीमा सयाल, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी चैप्टर के। फिर पूरा जलमंडल, महासागर हैं, नदियां हैं, खाड़ियां हैं, ये सब हम इसके अंदर जाएंगे। वायुमंडल में हम हर तरह की वायु राशियां पढ़ेंगे, चाहे वो स्थानीय हो गई, चाहे वो परंपरागत राशि हो गई, जैसे ध्रुवीय पवनें हो गई हैं, हमारी जो है व्यापारिक पवनें हो गई हैं, और वायुमंडल के सभी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है विश्व एवं महाद्वीपीय भूगोल। महाद्वीप, जैसे आपको पता है, हर महाद्वीप से जो जो प्रश्न आते हैं उस कंटेंट के हिसाब से हम आपको पढ़ाते जाएंगे। पूरे विश्व के महाद्वीप में जो जो चीजें आएंगी वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो पूरा मैप के साथ आपको महाद्वीप पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आर्थिक भूगोल। ये चैप्टर्स भी बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जैसे कि कृषि है, इस पे कई कंपटीशंस में अनेक प्रश्न आते हैं, बार बार रिपीटेशन होता है। विश्व के उद्योग हो गए हैं,
विश्व के खनिज संसाधन है। ये तो हर एक एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो गई, चाहे वो पीसीएस हो गया, चाहे यूपीएसआई हो गई है, हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके रहने वाले हैं। पशुपालन और मत्स्यन, ये भी हम सब पढ़ते चले जाएंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है विश्व की मानव प्रजातियां, जैसे पिग्मीज हो गई, रेड इंडियंस हो गए, बहुत सारी मानव प्रजातियां, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास विश्व जनसंख्या है, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम साथ साथ देखेंगे कितना लिंग अनुपात किस देश में है, किस देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, किस महाद्वीप में है, ये सब पढ़ेंगे। और ये भी हमारा स्टैटिक जीके का एक पार्ट माना जाता है। बच्चों, मानव संसाधन सूचकांक और लैंगिक अंतराल, इनकी क्या आवश्यकताएं हैं, हम इनको करंट बेस पढ़ेंगे। ये बात समझो आप, जो भी करंट में जितनी भी नए नए इंडिकेशन आए हुए हैं वो सब हम इसके थ्रू पढ़ेंगे। और ये दोनों पार्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है, करंट के साथ ही पूछे जाते हैं, बहुत ही खास चैप्टर माने जाते हैं। चलो तो बच्चों, हम ज्योग्राफी को निरस ना करते हुए उस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। और मैं आज यहां से शुरू करता हूं आपका पहला चैप्टर। हमारा वैसे तो पहला चैप्टर अलग था, लेकिन मैं सबसे पहले इसको लेके आया हूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को। तो जैसे आपको पता है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है लगभग आज से 15 अरब वर्ष पूर्व। इतने साल पहले लगभग हमारा जो यूनिवर्स है वो फॉर्मेट हुआ है, वो फॉर्मेशन में आया हुआ है। अब अगर हम ये कहें यहीं पर, इसको हम इंग्लिश में 15 मिलियन ईयर्स एगो बोल सकते हैं। अगर हम यही कहें कि हमारी जो पृथ्वी है, जैसा कि प्रश्न आता है पृथ्वी कब बनी, पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है लगभग 4.8 वर्ष पूर्व। अगर हम ये कहें कि पृथ्वी के ऊपर जीवन कब से है, यानी पृथ्वी पर जो पहला नील हरित शैवाल पैदा हुआ था वो कब हुआ है, तो हम बताएंगे 3.8 वर्ष पूर्व। ये दो बातें इसके बारे में आती है। आप ध्यान से देखें इसे, उत्पत्ति पे कई बार प्रश्न आया कि कब उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी के बारे में आया है। यहां मैं पृथ्वी के बारे में बताऊं, ये 4.8 वर्ष पूर्व से लेकर ये कभी कभी 4.5 या 6 भी लिख सकता है इसको, तो आप घबराने की जरूरत नहीं। ऑप्शन में एक ही चीज होगी, या 4.6 या 4.8। तो बस, तो जीवन जो है 3.8 वर्ष पूर्व से है पृथ्वी पे। अगर हम कहें ब्रह्मांड का व्यास कितना है, यानी उसका डायमीटर कितना है, तो डायमीटर जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। अब हम बात कर रहे हैं 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, जैसे कि आपको पता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष वास्तव में किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब अगर सामान्यतः देखा जाए तो प्रकाश जो है 1 सेकंड के अंदर लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब आप इससे अंदाज लगाओ कि हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड वो कितना असीम और कितना विशाल है। अब बच्चों, अगर बात हम ये करें कि ये जो उत्पत्ति इस तरह से हुई है, व्यास ये है, अगर हम कहें कि ये ब्रह्मांड में मैटर क्या है, इसमें मूल तत्व क्या है ब्रह्मांड के अंदर, आज सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीजें हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर 3 चीजें फॉर्मेट हुई हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है और उसके बाद ऑक्सीजन है। प्रश्न आता है कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप पहले नंबर पे लगाओगे हाइड्रोजन। अगर पूछे दूसरा क्या है तो दूसरा हीलियम, और पूछे तीसरा तो ये, और अगर ये पूछे कि वो कौन से 3 तत्व हैं जिनसे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। आप ये समझो कि लगभग 92% जो हिस्सा है वो हमारे यूनिवर्स का वो हाइड्रोजन और हीलियम ही है बच्चों।
अब अगर हम बात करें जी, अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए, अगर हम ब्रह्मांड के मैटर की बात करें, ब्रह्मांड में जो पदार्थ हैं वो क्या हैं, तो ब्रह्मांड का जो पदार्थ है अगर आप देखो तो ये जो पदार्थ है लगभग 96% जो है वो डार्क मैटर कहलाता है। क्या है ये? डार्क मैटर। यानी कि ये वो काला पदार्थ है, वो गहरा पदार्थ है जो हमें दिखता नहीं है, जबकि केवल 4% हिस्सा ही ब्रह्मांड का वो दृश्यमान माना जाता है, यानी कि विजिबल माना जाता है। ये आप मान के चलना। उसके बाद अगर हम ये बात कहें कि जो ब्रह्मांड है वो कैसे पैदा हुआ, किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मांड के सिद्धांत। ब्रह्मांड के सिद्धांत पढ़ेंगे बच्चों। अब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत आए हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड शुरू में एक छोटी सी टेनिस बॉल की तरह था। जैसे कि टेनिस बॉल होती है, बिल्कुल कोर्ट में खेली जाती है जो ग्रास कोर्ट के अंदर, वो टेनिस बॉल। अब सुनने में ये आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये विज्ञान के दृष्टिकोण से अटल सत्य है। एक व्यक्ति है जिसका नाम मैं बताऊं, स्टीफन हॉकिंस। बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस। आपको पता है ये व्यक्ति व्हीलचेयर पे पड़े रहते थे और बोलने में असमर्थ थे, और कंप्यूटर के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस अपनी पूरी करी हैं बच्चों। और कई बार इनके बारे में आता है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। पुस्तक का नाम है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी में इसको कैसे कह सकते हैं, कई बार प्रश्न आया है। तो इन्होंने थ्योरी दी थी कि ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये जो यूनिवर्स है, ये एक पहले टेनिस की बॉल के आकार का था, और उसके बाद ये ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ता चला गया है बच्चों। यानी उसी तरह से जैसे एक गुब्बारे में या एक बलून के अंदर हम हवा भर दें और वो फैलता चला जाए लगातार, और ये इसका फैलना आज भी लगातार बना हुआ है बच्चों। तो अब आप एक बात समझो, अगर हम ब्रह्मांड के सिद्धांत के बारे में देखो तो इस संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखें आप कि सबसे ज्यादा जो सिद्धांत प्रचलित हैं वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला सिद्धांत जो है उसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये कई लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी, या इसको हिंदी में बच्चा क्या कहते हैं, महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई जब एक छोटी सी बॉल जो थी, उस बॉल पे एक तरह से बहुत सारी एनर्जी थी उसके अंदर, और उसमें अचानक जो है ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, और एक्सप्लोजन होने से वो फट गई बॉल, और धीरे धीरे ये महाविस्फोट जो हुआ है उसने एक तरह से ब्रह्मांड को जन्म दे दिया है। अब ये थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान से सुनो आप लोग। इस थ्योरी को अगर हम ऐसे समझें कुछ इस तरह से, इसने कहा कि पहले जो यूनिवर्स था वो कुछ ऐसे था, और इसके अंदर जो उसका घनत्व था वो बहुत ज्यादा था। यानी घनत्व कितना था, अधिक। यहां इस कंडीशन में घनत्व, डेंसिटी कैसी थी, अधिक थी। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब अगली अवस्था आई ब्रह्मांड का और वो और बड़ा हो गया, तो घनत्व धीरे धीरे बच्चों घटने लगा। ध्यान रखना, ये बात बड़ी खास बात है, एग्जाम में पूछी जाती है। यहां घनत्व थोड़ा कम हुआ, घनत्व थोड़ा
कम हो गया। और जब तीसरी कंडीशन आई या आगे बढ़ते चले गए, बड़ा हो गया है ये, तो उसमें घनत्व और ज्यादा कम हो गया है, घनत्व अधिक कम। आप ये देखो कि इस थ्योरी के अनुसार जैसे जैसे ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है, ऐसे ऐसे ही घनत्व कम होता जा रहा है। और इस थ्योरी को, इस बिग बैंग थ्योरी को देने वाले थे जॉर्ज लेमेंतेरे। क्या नाम बताया है मैंने, ध्यान से सुनना, जॉर्ज लेमेंतेरे। इस व्यक्ति ने, ये इसके प्रणेता हैं, इस थ्योरी के ये प्रणेता हैं बच्चों, इन्होंने ही इस थ्योरी को दिया है। तो बिग बैंग थ्योरी से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये कहती है कि घनत्व विस्तार के बावजूद जो है वो कम होता चला जाता है। अब इसी सिद्धांत के अंदर हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे बच्चों, और वो सिद्धांत है सिद्धांत नंबर 2। ये सिद्धांत क्या है हमारा, इसको इंग्लिश में बोला गया है स्टडी स्टेट थ्योरी। आप याद रखो बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दी है। और इसको हम हिंदी में अगर हम कहें तो सृष्टि सतत सिद्धांत, इसको हम कहेंगे सृष्टि सतत सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब इस थ्योरी को देने वाला कौन है। थ्योरी 3 लोगों के नाम है, कई बार इसी पे प्रश्न आया है। एक नाम है थॉमस गोल्ड, याद रखेंगे आप ध्यान से, नाम है थॉमस गोल्ड। एक नाम है हरमन ब्रांडी, याद रखने ला। और एक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल बच्चों, ये जो नाम है एग्जाम में इसी नाम पर प्रश्न बार बार आया है, पूछा है कि स्टेट स्टेट थ्योरी वो किस व्यक्ति ने दी है। तो इन दोनों का नाम आ जाए तो ठीक है, ऑप्शन में वैसे एक ही मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बार फर्स्ट नंबर पे आप इस व्यक्ति को रख सकते हो, क्योंकि थ्योरी बेसिकली इसी व्यक्ति ने जनरेट करी थी बच्चों। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बच्चों, पहली जो थ्योरी थी वो बताती कि ब्रह्मांड जैसे जैसे बढ़ रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे उसका घनत्व घट रहा है। लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है कि ब्रह्मांड शुरू में बहुत सारा घनत्व था उसमें, उसके बाद अगली कंडीशन हुई, तब भी घनत्व ज्यों का त्यों बना रहा। आप ये समझो, घनत्व में इस बार कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उतना ही घनत्व था जितना पहले। तीसरी कंडीशन में भी जब और बड़ा हो गया ब्रह्मांड, तो तब भी घनत्व ज्यों का त्यों बना रहा। स्टेडी स्टेट कहती है कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी विस्तार होने के बाद, ब्रह्मांड के फैलने के बाद भी घनत्व में किसी प्रकार का बच्चों कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप यहां लिख सकते हो घनत्व में परिवर्तन नहीं। समझ गए इस बात को। पूछेगा ये बात कि किस एक थ्योरी के अनुसार घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, तो जो थ्योरी है उसका नाम है स्टडी स्टेट थ्योरी। याद रखेंगे आप। थोड़ा सा और हम आगे बढ़े अगर इससे, तो हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में जो सबसे पहला मूल कण था बच्चों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में एक पहला मूल कण माना जाता है। ये जो मूल कण है हमारा, इस मूल कण को बच्चों हमने नाम दिया है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान, और कई बार इसी को बच्चों गॉड पार्टिकल्स भी बोला जाता है। गॉड माने यहां पर ईश्वर है, और पार्टिकल माने होता है कण। गॉड पार्टिकल की एक खास बात बच्चों ये है कि ये ब्रह्मांड के शुरुआती चरण में बनने वाला सबसे पहला कण है। वैज्ञानिकों ने इसे ईश्वरीय कण माना है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारा
इसी कण से बना हुआ है और ऐसा माना गया है कि इस एक गोल्ड पार्टिकल के अंदर किसी तरह का कोई द्रव्यमान या किसी तरह का कोई वजन नहीं था। यह बड़ी खास बात है। पूछा जाता है कि हिग्स बोसान में द्रव्यमान है कि नहीं है, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति का मूल कण कौन था, तो आप ये बताओगे इसको। ठीक है, अब एक चीज और जो बहुत खास है वो ये है कि ब्रह्मांड की जब थ्योरी बनी तो इसकी जो उत्पत्ति है ब्रह्मांड की, इसके बारे में जो अध्ययन किया गया वो क्या है। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है, इस अध्ययन को हम कहते हैं कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी, क्योंकि ब्रह्मांड का नाम इंग्लिश में कोस्मोस है, तो इसलिए ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो कोस्मोलॉजी कहलाता है बच्चा। अब ब्रह्मांड चूंकि बन गया, एग्जीक्यूट हो गया, अब उसके अंदर नए नए स्टार जो हैं वो फॉर्मेट होने लगे, यानी बहुत सारे जो तारे थे वो बनने लगे और ये तारे बहुत एनर्जी का सोर्स बन गए। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम लगातार एग्जीक्यूट होके, यानी नाभिकीय संलयन करके अपार ऊर्जा का स्रोत बनती जा रही थी बच्चों। तो ऐसे में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जो यूनिवर्स में घटना घट रही थी, उसका नाम था सुपरनोवा बच्चों। सुपरनोवा। देखो बच्चों, ये यूनिवर्स में होने वाली बहुत ही खास घटना है। अब एक स्टार है, एक स्टार जो इस तरह की शेप में है, ये तारा है हमारा, स्टार है हमारा। तो एक स्टार जब अपना फ्यूल खोता है, उसके अंदर ईंधन किस रूप में होता है, जैसे हमने अभी बताया आपको, ईंधन उसमें क्या है भाई, हाइड्रोजन है प्लस हीलियम है, ये दो ईंधन है। जैसे जैसे ये दोनों ईंधन खत्म होते चले जाते हैं तो ये तारा जो है ब्रह्मांड की तरह ही विस्तारित होने लगता है। अब जिसका विस्तार होता है तो अंत में ये रेड कलर का यानी लाल रंग का बन जाता है बच्चों, और लाल रंग का होने के बाद इसके अंदर एक विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन जब ये लाल रंग का बना होता है, इस कंडीशन में इसको कहा गया है रक्त दानव। याद रखेंगे, नाम भी पेपर में पूछा जाता है, रक्त दानव यानी कि रेड जाइंट। रेड जाइंट एक तारे की मरणावस्था है, जब वो मरने वाला होता है और उस मरने के बाद उसमें एक विस्फोट होता है जिसको हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब जैसे ये स्टार है, सपोज करो ये तारा है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। तारा जब डेथ होती है उसकी, तो उसके बीच में एक लाइन खींची गई है बच्चों। अब ये तारा दो तरफ जा सकता है, या तो ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए बच्चे। ब्लैक होल का मतलब होता है कृष्ण वीवर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कृष्ण वीवर, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ब्लैक होल। या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए बच्चों, या फिर वो साधारण अवस्था में रहे। साधारण मतलब वो दिखाई ना दे, एक तरह से ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो एक व्यक्ति है, एक वैज्ञानिक है हमारे यहां, जिसका नाम है चंद्रशेखर। नाम याद रखना, चंद्रशेखर है। अक्सर पूछा जाता है कि तारे की मरणावस्था की जो सीमा है उसको क्या नाम दिया है, तो उसको हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। बेटा ध्यान रखना, चंद्रशेखर सीमा बताती है कि एक तारा जब मर जाता है तो वो क्या बनेगा, या तो कृष्ण वीवर बन जाएगा या फिर कुछ और बन जाएगा। तो ये जो हमारा ब्लैक होल है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, और आगे आप इसी तरह से देखते रहना। और तब तक के लिए आपका धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि कृपया करके आप अपनी फीडबैक जरूर दें हमें, और मन लगा के पढ़ें बच्चों। थैंक यू।